आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर। एक गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ी जा रही थी। उसमें बैठी 10 साल की लड़की हाथ में अपनी गुड़िया पकड़े बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी गाड़ी अनाथालय के सामने रुकी। अनाथालय को देखते ही बच्ची रोने लगी। वो वहां नहीं जाना चाहती थी। गाड़ी चला रही औरत ने भी उदास लहजे में उसे देखा और कहा, सॉरी बेटा, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम अभी उनके पास नहीं जा सकती, और मैं भी इस हालत में नहीं हूँ कि तुम्हें अपने साथ रख सकूं। वो बच्ची गाड़ी से उतरी और पलटकर बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूं? इस सवाल ने उस औरत को परेशान कर दिया और उसने वादा किया कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगी। गम में डूबी इस बच्ची की आवाज 15 सालों बाद हॉलीवुड की सबसे प्रखर आवाज होने वाली थी, जिसकी सिर्फ झलक भर देखने की खातिर लोग फिल्मों को हिट करवा देते थे। नाम था मर्लिन मुनरो। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। नामी गिरामी में आज कहानी हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो की, जो बचपन से ही प्यार की तलाश में भटकती रहीं और इसी लाचारी ने उन्हें हॉलीवुड फिल्मों का सेक्स सिंबल बनाकर छोड़ दिया। You know, it's interesting that people associate, if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. सिनेमा की दुनियादारी बांटने वाले ज्ञानी बताते हैं कि फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले चकाचौंध चेहरे का जीवन चांद जैसा है, जिसकी सुंदरता की बात खूब होती है, मगर उसके धब्बे किसी को नजर नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। हॉलीवुड स्टार और मॉडल मर्लिन मुनरो की कहानी भी ऐसी ही है, जिनकी खूबसूरती लोगों के लिए विवेचना बनी, मगर उसी ओट में छिपा एक संताप उनका जीवन निकल गया। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के लॉस एंजलिस से, जहां अपनी मां ग्लैडिस पर्ल बेकर के साथ रह रही 8 साल की मर्लिन मुनरो तब दुनिया के लिए नॉर्मा जीन थी। ग्लैडिस फिल्मों में असिस्टेंट एडिटर का काम किया करती। ग्लैमर वर्ल्ड उन पर हावी था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो नॉर्मा को बोझ समझने लगी। उन्हें लगने लगा कि अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना समय की बर्बादी है। उन्होंने तय किया कि वो नॉर्मा को अनाथालय भेजेंगी। 8 साल की नॉर्मा मां के होते हुए भी अनाथ हो गई थी, एक अकेली मायूस लड़की जो प्रेम की तलाश में थी। द लल्लन टॉप सिनेमा में जर्नलिस्ट श्वेतांक शेखर बताते हैं, मर्लिन मुनरो का बचपन जो था वो एक्चुअली काफी मुश्किल भी था, डिफिकल्ट था, क्योंकि तो बचपन में माँ से काफी दूरी रही। स्थिति बेहतर हुई फाइनेंशियली, तो माँ उनको अपने पास वापस लाना चाहती थी। उस समय ये लोग साथ में रहे भी। तब तक उनकी माँ जो है, मर्लिन की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। उनकी एक माँ की दोस्त थी, उन्होंने अपने यहाँ कुछ दिनों रखा, लेकिन बहुत दिन नहीं रह सकते थे किसी को कोई भी, कि कभी अनाथालय, कभी फॉस्टर होम्स, इन्हीं चीजों से उस समय जो है, जब ये 8 साल की रही होंगी, तब इनके साथ बोलते हैं कि उसी किसी फॉस्टर होम में के साथ सेक्सुअल अब्यूज की घटना हुई। अपनी मां से दूर हो चुकी नॉर्मा 15 बरस की उम्र में ही कई जाहिलियत का शिकार हो चुकी थी। उनकी मां ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनका रेप हुआ, उनके भाई ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जीवन के संघर्ष में नॉर्मा को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनके उजड़े जीवन को संवार सके, उसमें स्थिरता लाए। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात हुई जेम्स डॉक्ट्री से। अमेरिकी पुलिस में अफसर जेम्स के साथ नॉर्मा खुश थी। जल्द ही ये दोस्ती शादी में तब्दील हो गई।
हालात सामान्य हो गए थे। नॉर्मा अब मॉडलिंग करना चाहती थीं, मगर जेम्स उनके लिए रोड़ा साबित हुए। उन्हें नॉर्मा का मॉडलिंग करना बर्दाश्त नहीं था। वो इसे हीन भावना से देखते, लिहाजा नॉर्मा को हाउस वाइफ ही बने रहने की सलाह दी गई। नॉर्मा मान भी गई, लेकिन आने वाला भविष्य बदला नहीं जा सकता था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। तभी अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला कर दिया। इस घटना ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने पर मजबूर कर दिया। कई अमेरिकी ट्रुप्स जापान के लिए रवाना हुए और उन्हीं ट्रुप्स में एक सैनिक नॉर्मा के पति जेम्स भी थे। जेम्स के चले जाने के बाद नॉर्मा अकेली हो गई। मन लग नहीं रहा था, सो उन्होंने घर के पास ही रेडियो प्लेन एम्यूनेशन फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही नॉर्मा की जिंदगी ने करवट ली। 1945 में एक आर्मी फोटोग्राफर डेविड कॉन्वर की फैक्ट्री में दस्तक हुई। वो आर्मी मैगजीन यांग के लिए कुछ तस्वीर निकालना चाहते थे। तभी उनकी नजर 19 साल की नॉर्मा पर पड़ी। वो उनके पास गए और बोले, हेलो, मैं डेविड हूं। मुझे आर्मी मैगजीन के लिए कुछ तस्वीरें चाहिए। क्या मैं आपकी तस्वीर क्लिक कर सकता हूं? मॉडलिंग से लगाव रखने वाली नॉर्मा डेविड को मना ना कर सकी। डेविड ने उनकी कई तस्वीरें ली और उसे मैगजीन का फ्रंट कवर बना दिया। ये मॉडलिंग में नॉर्मा का पहला कदम था। नॉर्मा की सुंदरता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैगजीन खूब बिकी। यह खबर देने डेविड वापस फैक्ट्री पहुंचे। नॉर्मा को सारी बात बताई और कहा, नॉर्मा छोड़ो ये फैक्ट्री के काम, तुम्हें तो मॉडलिंग करना चाहिए। नॉर्मा भी अब तैयार थी। जल्द ही सिनेमा के पर्दे पर एक नाम चमकने वाला था, मार्लिन मुनरो। पैरामाउंट नाम की एक बड़ी हॉलीवुड स्टूडियो है, वो भी इस मॉडल को ढूंढ रही थी, पीछे थी इसके। फॉक्स बहुत स्क्रीन टेस्ट दिया जब मर्लिन मुनरो ने, तो फॉक्स वाले जो एग्जीक्यूटिव वगैरह थे वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, या मतलब बहुत ही इंप्रेस्ड नहीं थे। इसलिए उनका ये नहीं था कि इसको हायर करना ही करना है, ऐसा कुछ डील नहीं था। लेकिन उनको लगा कि अगर हम हायर नहीं करेंगे तो हमारी जो काउंटर कंपनी है, काउंटर स्टूडियो है सामने वाला जो है, वो हायर कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार इस लड़की को अपने पास ही रखो, इसको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो के साथ करार कर चुकी मार्लिन अब फिल्मों में नजर आने लगी। हालांकि लीड रोल के लिए वो अभी भी जूझ रही थी। कोई भी स्टूडियो या डायरेक्टर उनके नाम पर हामी नहीं भरता। हर हफ्ते $75 कमा रही मुनरो महीनों तक सेंटर रोल की आस में बैठी रही, मगर हासिल कुछ ना हो सका। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो उनके साथ फिल्म करने को राजी नहीं है। स्टूडियो का यह मानना था कि मुनरो का एक्टिंग पर रियाज कच्चा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो मुनरो बेरोजगार हो गई। अब मुनरो का सिर्फ एक ही एजेंडा था, शोहरत हासिल करना। इसके लिए उन्होंने अपने जिस्म को हथियार बनाया और हॉलीवुड की सीढ़ियां चढ़ने की ठानी। वो फिल्मों में काम पाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ सोने लगी। उन्होंने कई इंटरव्यू में खुद इस बात की तस्दीक की। उनका कहना था कि अगर मैं मना करती तो दरवाजे के बाहर कोई दूसरी लड़की खड़ी होती जो मुझसे रोल छीन लेती। हालांकि जिस्म बेचकर भी मर्लिन को काम नहीं मिल रहा था। प्रोड्यूसर भी मर्लिन का फायदा उठाते और काम के नाम पर उन्हें बस बरगला देते। मगर मर्लिन को अब भी यकीन था कि बात बनेगी। इसी कड़ी में वो 70 साल के प्रोड्यूसर जोसेफ शैंक से टकराई। मर्लिन को पता था कि अगर उन्हें फिल्मों में बने रहना है तो जोसेफ इसमें उनका साथ दे सकते हैं। ऐसा हुआ भी। 1948 में मर्लिन ने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मर्लिन के बाल तब घुंघराले और काले थे। स्टूडियो इस लुक को बदलना चाहता था। उसने इलेक्ट्रोलाइसिस से मर्लिन के बालों को फ्लफी बनाया और उसे प्लैटिनम शेड दे दिया। कोलंबिया पिक्चर्स के साथ मर्लिन की पहली म्यूजिकल फिल्म लेडीज ऑफ कोरस रिलीज हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। आगे आने वाले फिल्मों का भी यही हश्र हुआ। स्टूडियो ने मुनरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। 1948 के बाद मुनरो का हाथ वापस खाली था। हालत ये हो गई कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी। घर का किराया देने में भी समस्या आ रही थी। इन्हीं दिनों फोटोग्राफर टॉम कैली एक मॉडल की तलाश में थे जो न्यूड फोटो शूट कर सके। सेक्स तब समाज के लिए एक बहुत बड़ा टैबू था। लोग इसके बारे में खुलकर बात करने से कतराते थे। टॉम कैली यही टैबू तोड़ना चाहते थे। अचानक एक रोज मर्लिन से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मर्लिन को फोटो शूट का प्रस्ताव दिया, जिसके बदले वो $50 देने को राजी थे। मर्लिन को पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन न्यूड फोटो शूट का नाम सुनकर वो भी पशुपेश में पड़ गई। उन्होंने टॉम से कुछ दिनों का समय मांगा।
2-3 दिन बाद मर्लिन टॉम से मिलने पहुंची और फोटो शूट के लिए हामी भर दी। इस वाक्य का हासिल ये था कि मर्लिन वापस से स्टूडियो की नजर में आ गई, मगर एक नुकसान भी हुआ, और वो ये कि इसने मर्लिन को हमेशा के लिए सेक्स सिंबल बनाकर छोड़ दिया था। 1953 वो साल रहा, 1953, जब उनका करियर पूरा बदल गया, उनकी पूरी इमेज बदल गई। साल उनकी 3 फिल्में आई। नियाग्रा वो पहली फिल्म थी, इसमें उन्होंने अपने हस्बैंड के मर्डर की प्लानिंग कर रही एक महिला का रोल किया था। बोलते हैं कि अपने टाइम के हिसाब से बड़ी बोल्ड पिक्चर थी। उस समय जो है महिलाएं फिल्म का विरोध कर रही थी, तमाम तरह की चीजें हुई। दूसरी पिक्चर थी जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स, ठीक है, इसमें उन्होंने स्टेज डांसर का रोल किया था। और तीसरी फिल्म थी हाउ टू मैरी अ मिलियनेयर, इसमें इन्होंने मॉडल का रोल किया था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अमीर पति ढूंढ रही है। ये तीनों फिल्में बड़ी चली, खूब सक्सेसफुल रही, और इन्हीं फिल्मों में निभाए किरदार की वजह से मर्लिन को सेक्स सिंबल के तौर पे देखा जाने लगा और उनकी ये इमेज स्टैब्लिश हो गई। टॉम के फोटोशूट ने मर्लिन की फिल्मों में वापसी करवा दी थी। जल्द ही उन्होंने 2 फिल्में साइन की, द एसफॉल्ट जंगल और ऑल अबाउट ईव। दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहीं, ऑस्कर तक के लिए नॉमिनेट हुई। इन्हीं दिनों एक एक्टिंग एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट जॉनी हाइट के साथ उनकी नजदीकियां भी सुर्खियों में थी। इसका ही नतीजा था कि 1952 में फॉक्स स्टूडियो ने मर्लिन के साथ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जहां हर हफ्ते उन्हें $500 दिए जाते। धीरे धीरे मर्लिन स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ती गईं। 1953 आते आते अमेरिका में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर चौराहे पे टंगे मिलने लगे। प्रोड्यूसर्स भी समझ गए कि मर्लिन को फिल्मों में कैसे इस्तेमाल करना है। वो हमेशा उन्हें ऐसे रोल देते जो कि सिडक्टिव होता, क्योंकि यही लोगों की डिमांड थी। लेकिन मर्लिन इस छवि को तोड़ना चाहती थी। वो एक पॉजिटिव किरदार की तलाश में थी। इसको लेकर उन्होंने प्रोड्यूसर्स से बात की, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। तभी मर्लिन को पता चला कि जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स में उनकी सह कलाकार जेन रसल को फिल्म के लिए $2 लाख मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हें हफ्ते के हिसाब से केवल $500। मर्लिन ने फॉक्स स्टूडियो के सामने आपत्ति जाहिर की, लेकिन स्टूडियो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार करता रहा। मामला अब कोर्ट में चला गया, जहां उन्हें साथ मिला फेमस बेसबॉल स्टार जो डिमैजियो का। दोनों ने 1954 में शादी भी कर ली। मर्लिन के एक्स हस्बैंड जेम्स की तरह जो भी मर्लिन को हाउसवाइफ के रोल में ही देखना चाहते थे। हालांकि मर्लिन इससे इनकार करती रही, जिसने रिश्ते में दरार का रूप ले लिया। तभी एक घटना ने मामला और ज्यादा बिगाड़ दिया। मर्लिन फिल्म 7 ईयर डच की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची। जो भी उनके साथ थे, शूटिंग शुरू हुई। मर्लिन से कहा गया कि उन्हें एक शॉट देना है जहां उनका ड्रेस हवा के कारण लहराएगा। मर्लिन भी तैयार थी। जैसे ही शॉट शुरू हुआ, वहां मौजूद पत्रकारों ने सफेद ड्रेस में एक्टिंग कर रही मर्लिन की तस्वीरें निकालनी शुरू कर दी। करीब 14 टेक के बाद ये सीन फाइनल हुआ और अगले दिन ये फोटो अखबारों की सुर्खियां बन गई। हर कोई बस मर्लिन की तस्वीर देखने के लिए ही उस रोज अखबार खरीद रहा था। इस वाकये ने मर्लिन के पति जो को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अपनी पत्नी का इस तरह से पोज करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उस रात उन दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। जो ने मर्लिन को बहुत मारा, जिसके गवाह अगले दिन सेट पर मौजूद लोग हुए। मर्लिन जब अगले दिन शूटिंग के लिए पहुंची तो उनकी पीठ पर चोट के निशान थे। जल्द ही जो और मर्लिन का रिश्ता भी टूट गया। कि लव लाइफ भी कहेंगे, पर्सनल लाइफ भी बहुत ही जटिल रही, क्योंकि जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो नेगेटिव रही हैं, उनका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर नेगेटिव ही होता है। वो फॉक्स से अलग होगी। कहते हैं कि मर्लिन फॉक्स से अलग होने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि फॉक्स वाले उनको थोड़े परेशान कर रहे थे, उस तरह की फिल्में दे रहे थे जो उनको नहीं करनी थी। इसकी वजह से उनका इमेज सेक्स सिंबल का बना था। तो जब वो 1954 में अलग हुई तो कहा जाता है इस नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए मर्लिन ने जो डिमैगियो से शादी कर ली। सेक्स टाइप के रोल से परेशान होकर उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। उसका नाम था मर्लिन मुनरो प्रोडक्शंस। बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार मार्लन ब्रांडो और प्लेराइट नाटककार आर्थर विलर को डेट किया। आर्थर को लेके मर्लिन काफी सीरियस थी, तो उन्होंने शादी वादी की, जिसे मीडिया ने बहुत नेगेटिव तरीके से पेश किया। तो अपने प्रोडक्शन की पहली पिक्चर की मर्लिन ने, और उसके बाद उन्होंने 1.5 साल का ब्रेक ले लिया। बोला कि फैमिली पे फोकस करना चाहते हैं। इस बीच उनको मिसकैरेज वगैरह हुआ, उन्होंने बच्चा खोया अपना। इसके बाद उन्होंने एंटी डिप्रेशंस लेने शुरू कर दिए, दवाइयां खाने शुरू कर दी डिप्रेशन के लिए। मिलर से तलाक के बाद मुनरो की सेहत खराब होती चली गई। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। 3-4 लाइन के डायलॉग्स के लिए वो 40 से 50 टेक लेने लगी। इसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को एक्टर्स को परेशान करना शुरू कर दिया। मुनरो के कारण फिल्म डिले होने लगी। थक हार कर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने मुनरो के साथ फिल्म साइन करना बंद कर दिया।
मर्लिन का इलाज शुरू हुआ। एक रोज उनके डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अपने क्लिनिक आने को कहा, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची 3-4 नर्स ने उनका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगी। ये पागल खाना था जहां मुनरो को धोखे से लाया गया था ताकि उनका इलाज किया जा सके। उन्हें एक जेल जैसे घर में बंद कर दिया गया जहां उनका इलाज किया जाता, मगर मुनरो को वो जगह डरावनी लगने लगी। उन्हें यहां से किसी भी सूरत में निकलना था, और इसमें भी उन्होंने अपनी फिल्म डोंट बॉदर टू नॉक का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने साइकोपैथ का रोल निभाया था। मर्लिन ने डॉक्टरों को धमकी देनी शुरू की कि अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगेंगी। इतना कहकर वो पास में पड़े शीशे के ऊपर लेट गईं और खुद को मार लेने की धमकी देने लगी, मगर बात नहीं बन सकी। सहमी मुनरो ने अपने कई दोस्त को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया सिवाय उनके एक्स हस्बैंड जो डिमैगियो के। जो ने अस्पताल को धमकी दी कि अगर मुनरो को तुरंत वहां से नहीं निकाला गया तो वो कोर्ट में जाएंगे। जो की धमकी काम कर गई। मुनरो अब बाहर थी मगर इलाज चालू था। मर्लिन ने 1962 में एक फिल्म भी साइन की, समथिंग्स गॉट टू गिव, मगर शूटिंग शुरू होते ही मर्लिन की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। प्रोड्यूसर को लगा कि 2 से 3 दिन में मर्लिन ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 हफ्ते तक मर्लिन बुखार से कांपती रही और तभी एक घटना घटी। 5 अगस्त 1962 मर्लिन लॉस एंजलिस वाले बंगले पर आराम कर रही थी। उनका हाउसकीपर मोरी उस दिन मुनरो के घर पर ही था। रात के करीब 3 बजे उसकी नींद टूटी। उसने देखा कि मुनरो के कमरे में लाइट चमक रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत मुनरो के साइकियाट्रिस्ट राल्फ को बुला लिया। बाहर से दोनों दरवाजा बजा रहे थे मगर अंदर से कोई आवाज नहीं हो रही थी। दोनों फिर खिड़की की तरफ भागे। उसे तोड़कर वो अंदर घुसे तो देखा मर्लिन अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। पास में नींद की गोलियां बिखरी हुई थी। मर्लिन मुनरो की मृत्यु हो गई थी। इस खबर ने अमेरिका में अफरा तफरी मचा दी। हर किसी को लगने लगा कि मर्लिन की हत्या हुई है। इन्वेस्टिगेशन तक बैठी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार निष्कर्ष ये निकला कि नींद की गोलियां खाने की वजह से मर्लिन की मृत्यु हो गई। इस घटना को हुए 60 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। अपने स्तर से कई पत्रकार, रिटायर्ड पुलिस अफसर आज भी मर्लिन की मौत की तहकीकात में लगे हुए हैं। स्टार्स कई हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन मर्लिन मुनरो का स्टारडम शायद ही कोई मैच कर पाए, जिन्होंने 3 से 4 स्टूडियो के दौर में संघर्ष किया और स्टारडम के शिखर पर पहुंची। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर लिखिएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।